Hello students, in the last lecture we completed the topic of the may presumptions. Also in the earlier also we have completed the shall and may presumptions. Now we came to the conclusive proof. हमने अपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में कवर किया था presumptions के बारे में हमने बात की थी कि presumptions broadly speaking दो टाइप्स की होती हैं presumption of fact and presumption of law. Presumption of fact are based upon the logic, whereas presumption of law based upon the public policy. And presumption of law को आप further टू टाइप्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो. Rebuttable, which is a shall presumptions, and irrebuttable, which are conclusive proof. Conclusive proof का क्या मतलब है भी आप उसको रिबट नहीं कर सकते. जो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, हमने बात की थी ना, में वर्ड यूज था प्रोवाइडेड, शैल में वर्ड यूज था डायरेक्टेड, और यहाँ वर्ड क्या यूज था डिक्लेयर्ड. कि जहां कोर्ट डिक्लेयर, जहां लॉ हमें डिक्लेयर कर रहा है कि ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट आपको दूसरे फैक्ट को आपको कंक्लूसिव प्रूफ मानना है. आप उसके ऊपर कोई आप रिबर्टिंग, आप उसके ऊपर आप कोई रिबर्ट करने के लिए कोई एविडेंसेस कोर्ट में आप नहीं लेके आ सकते, आप उसको परमिट आप नहीं करोगे. बिकॉज ऐसा क्यों है? एज अ, जैसे हमारा जो नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि बिकॉज नेचुरल जस्टिस कहता है कि अगर कोई एक चीज का कोई फैक्ट है, अगर कोई एक चीज फैक्ट कोर्ट में आ रही है तो दूसरी पार्टी को अलाउंस होनी चाहिए कि वो इस चीज को रिबट कर सके. क्रॉस एग्जामिनेशन जो एक कंसेप्ट है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस. सो कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? इट इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस. सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ दे आर अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, देन व्हाई आर वी अलाउइंग कंक्लूसिव प्रूफ? हम इसे अलाउ क्यों कर रहे हैं? हम अपने एविडेंस लॉ में कंक्लूसिव प्रूफ जैसी टर्म्स में को क्यों अलाउ कर रहे हैं? बिकॉज दे आर बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी. एक क्या चीज होती है कि एक जगह होता है सोसाइटी का इंटरेस्ट, एक जगह होता है पर्सनल इंटरेस्ट, एक जगह होता है सोसाइटल इंटरेस्ट. पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है? अगर हम बात करें कि अगर एक जगह है सोसाइटल इंटरेस्ट और एक जगह है पर्सनल इंटरेस्ट, सो ऑलवेज द सोसाइटल इंटरेस्ट इज अपर देन द पर्सनल इंटरेस्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे कोई छोटा न्याय, कोई कोई छोटा अन्याय बड़े अन्याय से बचाने के लिए हम उससे पब्लिक पॉलिसी मानते हैं. बिकॉज कि अगर हम इसको कंक्लूसिव प्रूफ ना माने, अगर जैसे हम रीड करेंगे सेक्शन 116, जिसमें बात करते हैं कि सोसाइटल इंटरेस्ट, बड़े अन्याय को बचाने के लिए हम छोटा इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हैं. सो इसका बेसिस कंक्लूसिव प्रूफ का यही होता है कि डिग्री of societal interest is always higher than the degree of the personal interest, right? So that's why हम इसको कहते हैं कि it is based upon the public policy. So अगर हम बात करें कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, कंक्लूसिव प्रूफ हमारे बीएसए में कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ के साथ डील करते हैं? सेक्शन 35, which we had already seen, that which talks about the judgment in rem, right? ये हमारा हो गया. सेकंड पॉइंट, सेक्शन 116. सेक्शन 116 जो अभी हम इसको कवर करेंगे. सिर्फ दो सेक्शन है टोटल बीएससी में जो बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में. सेक्शन 116 बात करता है लेजिटिमेसी के बारे में. सेक्शन 116, आप इसकी हेडिंग को रीड करो, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. तो आप देख सकते हो कि ये बात करता है लेजिटिमेसी के बारे में. लेजिटिमेसी और लेजिटिमेसी का क्या मतलब हो गया? एक वर्ड होता है लेजिटिमेसी एंड अनदर वर्ड इज
इललेजिटिमेसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सन या कोई डॉटर, एक मतलब एक चाइल्ड that is begotten from the such husband and wife from a valid marriage। अगर इनके बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वैलिड मैरिज थी और वहां से कोई बच्चा पैदा हो रहा है, सो ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है जी। इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है कि जहां पे वैलिड मैरिज नहीं है, इनवैलिड मैरिज है, या फॉर एग्जांपल मैरिज ही नहीं है। हम देखते हैं जैसे लिव इन रिलेशंस होते हैं, अगर वहां से कोई चाइल्ड पैदा हो रहा है, तो सच चाइल्ड इज इलेजिटिमेट चाइल्ड, नॉट द इलेजिटिमेट चाइल्ड, बिकॉज वो वैलिड मैरिज से वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है। सो दैट इज इलेजिटिमेट चाइल्ड। अगर मैं बात करूं कि इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड के, अगर कोई बच्चा इलेजिटिमेट है तो उसका क्या स्टेटस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारे जो लॉज हैं उसमें उसे प्रॉपर्टी का राइट उसे नहीं मिलता, कि वो अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी ले सके, उसका इस चीज में राइट नहीं मिलता। वेयर एज जहाँ हमारे पास सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट है, उसको हम जब हम हिंदू मैरिज एक्ट कवर करेंगे, वहां पे उसके उसके बारे में डील करेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटा क्या है कि अगर कोई चाइल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है, तो उससे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते। सेकंड पॉइंट क्या है, हमारी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में उसको क्या माना जाता है, स्लर। नो वन एक्सेप्ट सच इलेजिटिमेट चाइल्ड। हम जैसे मूवीज में या हम आसपास भी देखते हैं कि अगर किसी के कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उससे सोसाइटी में उतना दर्जा या उतना अच्छा नहीं माना जाता। ज्यादा अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पे इलेजिटिमेट चाइल्ड्स को इतना इक्वली नहीं देखा जाता एज कम्पेयर टू द लेजिटिमेट चाइल्ड। तो इन इस चीज से बचाने के लिए, तो जो ये सोसाइटी इंटरेस्ट है, इससे बचाने के लिए हम सेक्शन 116 को कंक्लूसिव प्रूफ मान रहे हैं। तो एक हमारे पास चीज है, सेक्शन 116 इज बेस्ड अपॉन अ लैटिन मैक्सिम which states the which states as pater est quem nuptiam demonstrate। इसका क्या मतलब है कि फादर हिज, इसका क्या मतलब है, फादर इज ही हु इज मैरिड टू मदर। इसका मतलब है कि हम उस इंसान को फादर मानेंगे जो उस मदर के साथ मैरिड है। इसका मोटा मोटा क्या मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फादर एंड मदर, यहाँ से कोई चाइल्ड पैदा हुआ, सो क्या कहते हैं कि जो, अगर बात करें भी इसकी मदर कौन होगी, सो पैटर्निटी इज अ फैक्ट, कि जिस कोख से, जिस वोम से वो पैदा हुआ, डेट इज द मदर। तो मदर तो पहचाननी कोई इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम पहचान सकते हैं भी ये मदर है, क्योंकि बच्चा वहीं से आया है। बट बात होती है फादर की, कि इस चाइल्ड का फादर कौन है। सो क्या मैंने अभी क्या बोला था, मैटरनिटी इज अ फैक्ट, कि ये तो पता है कि शी इज द मदर, बट पैटर्निटी इज प्रजम्पशन। अगर हम डीएनए वगैरह की बात ना करें, अगर हम पहले की बात करें, जब पहले डीएनए वगैरह टेस्ट वगैरह नहीं होते थे, तो फादर को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था। कई ऐसे केसेस हैं जहां फादर ने चाइल्ड को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। ठीक है, बिकॉज वो क्या कह रहे हैं कि इसकी शक्ल तो मेरे से नहीं मिल रही है, तो मैं, तो ये मेरा बच्चा नहीं है। राइट। तो ये बड़ी दिक्कत आती थी कि
पैटर्निटी प्रूव करने में बड़ी दिक्कत आती थी कि आप कैसे प्रूव करोगे कि वो इसका फादर है। मदर तो अप्रूव हो जाएगी, बिकॉज जब डिलीवरी वगैरह हुई तो सभी को पता था कि यही मदर है, क्योंकि यहीं से पैदा हुआ बच्चा, राइट। तो आप इसमें लिख सकते हो, इन द केस ऑफ, जो मैंने ये वाली कोर्ट को बात की, इस इस कोर्ट में, इस इस कोर्ट को, इन द केस ऑफ रेवापा सिदापा वर्सेस मल्लिकार्जुन, it was a case law of 2001 Supreme Court. Also, in the recent cases of the Supreme Court, also it was established that the maternity is a fact, but the paternity is the a presumption. उन्होंने एक चीज और कही थी कि रिलेशन इलेजिटिमेट होता है, फादर और मदर का हो सकता है रिलेशन इलेजिटिमेट हो, बट हमेशा जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, लेजिटिमेट ही होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, maternity is a fact, but paternity is a presumption. A child, children are never illegitimate. It is the relations which are illegitimate, right? ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोर्ट्स वगैरह थे जो ऑब्जर्व किए थे, ये हमें एग्जाम में भी लिख के आने हैं, बिकॉज इनसे ही हमें एज मिलती है, राइट। तो हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने जब हम सेक्शन 119 बात कर रहे थे, जब हम में प्रिजम्पशन की बात कर रहे थे, हमने देखा था कि हमेशा जो लॉ है, बेसिकली जो लॉ है वो हमेशा मैरिज के फेवर में ही बना गया है, राइट। वो हमेशा मैरिज को ही फेवर करता है। जब हम सेक्शन 119 में हूँ ह्यूमन कंडक्ट की बात कर रहे थे, तो उसमें आप ये भी चीज ले सकते हो कि जहाँ पे कोई एक लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, और कोई एविडेंस नहीं है कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, और बहुत समय बीत गया, या उनकी कंडक्ट सोसाइटी में ऐसी थी कि वो एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ ही ट्रीट करते थे, और उनसे कोई चाइल्ड भी पैदा हो गया था, तो आप वहां पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज ले सकते हो, राइट। प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, ये कोर्ट के पास काफी केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट ने प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज लिया है, जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है कि इनकी मैरिज सोलमनाइजेशन हुई है या नहीं हुई। तो वहां पे कोर्ट ने सेवरल फैक्टर्स जो 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 क्या क्या है कि एक तो हो गया कि देयर कंडक्ट ऑफ ट्रीटिंग देम एज हस्बैंड एंड वाइफ इन द सोसाइटी, सेकंड इज लॉन्ग कोहैबिटेशन, थर्ड इज चाइल्ड बिगोटन फ्रॉम सच रिलेशनशिप। अगर ये तीन चीजें हैं तो वो प्रिजम्पशन को स्ट्रोंगर बना देती है, राइट। नेक्स्ट इज, अभी हम सेक्शन को रीड करते हैं कि सेक्शन 116 क्या बात करता है। सेक्शन 116 कहता है द फैक्ट दैट एनी पर्सन एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ द वैलिड मैरिज। इसका मतलब क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ का के बीच में ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज उनके एक बच्चा पैदा हुआ, तो वो उसको हम क्या मानेंगे, लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे, ठीक है जी। एक बार आप सेक्शन को हम एडिट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द वैलिड मैरिज बिटवीन मदर एंड एनी मैन, और यहाँ पे फादर वर्ड यूज नहीं किया गया, बिकॉज हमने बात की थी मैटरनिटी इज द फैक्ट, पैटर्निटी इज द प्रिजम्पशन, यहाँ प्रिजम्पशन ही वही ले रहे हैं, ठीक है। और एनी मैन इसको भी आप छोड़ दो, द मदर, और the fact that any person was born during the continuance of the valid marriage between his mother and any man shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man, कि यही फादर है।
सो इट मीन्स कि मैरिज होने के बाद अगर वेरी सेकेंड डे अगर कोई चाइल्ड पैदा हो जाता है, तो फिर भी हम प्रिजम्पशन क्या लेंगे कि ये चाइल्ड इसी पर्सन का है। तो अगर हम बात करें, अगर हम लॉजिकली बात करें कि आफ्टर द एक्ट ऑफ द कंज्यूमेशन 9 मंथ्स लगते हैं किसी भी चाइल्ड को पैदा होने में, राइट। तो अगर मैरिज होने के वेरी नेक्स्ट डे या 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद चाइल्ड पैदा हो रहा है, तो लॉजिक क्या कहता है कि सच वुमेन हैड कंज्यूमेशन विद अनदर मैन, कि ये चाइल्ड जो है ये इस पर्सन का नहीं है, वो किसी और पर्सन का था जिससे वाइफ ने पहले कोहेबिटेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, राइट। बट हमारा लॉ क्या कहता है कि हमने चाइल्ड को बचाना है, हमने सोसाइटी को बचाना है, चाहे हम इसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, बट हमने वहां पे सोसाइटल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है एज पर द एज कंपेयर टू द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन, सच मैन, राइट। कि इसके ऊपर कि सच इस चाइल्ड को स्लर ना माना जाए सोसाइटी में। डेट्स वाई हम इसको क्या मान रहे हैं, हम इसके ऊपर थोप रहे हैं कि ये बच्चा आपका ही है। आप इसको चाहे आप ये प्रूव कर दो कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, ठीक है, पर ये चाइल्ड कंक्लूसिव प्रूफ का कहता है कि ये चाइल्ड आपका ही है, ठीक है जी। सो हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द वैलिड मैरिज। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि और विद इन द 280 days आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, प्लस उस वुमेन ने रीमैरिज ना की हो, राइट। अगर डिवोर्स होने के बाद या हस्बैंड के डेथ होने के बाद वाइफ ने कोई चाइल्ड पैदा किया विद इन द पीरियड ऑफ डिसोल्यूशन के डिसोल्यूशन के 280 डेज के बाद अंदर अंदर, अगर 281 डेज होगा तो ये प्रजम्पशन नहीं लगेगी। उसे 280 डेज के अंदर अंदर कोई चाइल्ड पैदा हो रहा है तो आप सेक्शन 116 की कंक्लूसिव प्रूफ लगा सकते हो, राइट। अगर हम बात करें आगे, shall be the conclusive proof that he is the legitimate child of that man। तो अब हमारे पास दो सर्कमस्टांसेस हैं कि एक तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द वैलिड मैरिज चाइल्ड पैदा हो रहा है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज विद इन द 280 डेज फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, राइट। अगर 280 फर्स्ट डे भी हो जाता है तो हमारे पास ये प्रिजम्पशन अवेलिएबल नहीं होगी, राइट। अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ में अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम लॉ क्या है, एक पर्सनल लॉ है। मुस्लिम लॉ में हनाफी कहता है कि इवन इफ द चाइल्ड इज बिगोटन विद इन द 6 मंथ्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 मंथ्स है। एक जगह शाफी कहता है कि अगर चाइल्ड पैदा हुआ रिजोल्यूशन के 2 साल के अंदर अंदर, फिर भी हम क्या मानेंगे उस चाइल्ड को लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन। और एक हमारे पास है ये था हमारे हनाफी, शाफी एंड मलाकी। ये स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के। ये बात करते थे 4th ईयर, 4 लूनर ईयर्स, राइट। जब हम मुस्लिम लॉ में बात करेंगे तो वहां पे वर्ड क्या यूज है, 2 लूनर पीरियड, 4 लूनर पीरियड, उसका मतलब होता है 2 years या 4 years, राइट। तो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर चाइल्ड 4 साल मैरिज डिसोल्व होने के बाद 4 साल के अंदर चाइल्ड पैदा हो रहा है तो आप उसको क्या मानोगे, लेजिटिमेट चाइल्ड मानोगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। एक जगह हमारा बीएसए है, एक जगह हमारा मुस्लिम लॉ है। बीएसए इज अ जर्नल लॉ एंड इट इज अ पर्सनल लॉ। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए जर्नल लॉ में और पर्सनल लॉ में, तो हमें हमेशा जर्नल लॉ को एप्लीकेबल करना है। सो हम सेक्शन तो मुस्लिम people will also be governed by the BSC section 116, it means 280 days।
पर जहां पे बात आती है जनरल लॉ और स्पेशल लॉ या लोकल लॉ की, तो वहां पे हमेशा क्या प्रिवेल करता है, स्पेशल लॉ और द लोकल लॉ। बट जहां हम जनरल लॉ और पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, वहां पे जनरल लॉ प्रिवेल करता है। तो इसमें हमारे पास केस है सिबत मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद। इस केस में कहा गया था कि द मुस्लिम पीपल विल बी गवर्न बाय द बीएसए सेक्शन 116, जो पहले क्या था सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वो पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होंगे, राइट। सो ये हम था इसके ऊपर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एक इसमें पॉइंट है अब अनलेस के बाद, कि कोर्ट प्रिजम्पशन कहाँ नहीं लेगा, कि अगर हस्बैंड ये अप्रूव कर देता है, अनलेस इट कैन बी शोन। इसके ऊपर हम बात करेंगे। शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस, द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो access to each other at any time when he could have been begotten। So it means ये क्या कह रहे हैं कि कोई अगर एसेस नहीं है, एसेस का मतलब क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। हम यहाँ पे एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात नहीं कर रहे, हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज हुई, मैरिज होने के एक दिन बाद ही हस्बैंड की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो क्या हम ये मानेंगे कि जो चाइल्ड पैदा हुआ है कि वो हस्बैंड का नहीं है? हम क्या देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। चाहे हमने क्या वर्ड यूज किया था, अपॉर्चुनिटी एट एनी टाइम, चाहे एक दिन की अपॉर्चुनिटी थी उसके पास सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी परफॉर्म करने की, तो वहां पर भी हम क्या मानेंगे, सच चाइल्ड इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द दैट पर्सन, राइट। जहां पे हमने वर्ड शोन यूज किया, शोन का मतलब क्या है, एक केस हुआ था, इन द केस ऑफ कांति देवी, जो ये केस था इस पे था, कांति देवी वर्सेस पोशीराम। इट इज द केस ऑफ 2003 सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा वर्ड शोन है, शोन भी इसी केस में डिस्कस किया गया था, कि शोन का चाहे यहाँ पे वर्ड शोन लिखा है, बट इसका मतलब प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपको स्ट्रोंगर एविडेंस लाना होगा कि सेस उस पर्सन का नहीं था। आप मेरली प्रेमा फेसाई शो करके आप अपना डिफेंस नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको एक स्ट्रोंगर वन आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि उस पर्सन के पास असेस नहीं था, राइट। तो एक बात आती थी कि जो हमने बात की 280 डेज, एक हमारे पास ना एक मेडिकल, मोदीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बुक है, मोदी मोदीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बुक। इनमें ना मेडिकल जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस वगैरह होती हैं, विद डिटेल इसमें लिखी गई होती हैं। तो इसमें बताया गया था कि जो इसके अंदर था, पेज नंबर 540 पे बताया गया था, इवन द चाइल्ड कैन बी बोर्न आफ्टर 280 डेज। भी जरूरी नहीं है कि बच्चा 280 दिनों के अंदर अंदर ही पैदा होगा। ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज डिसोल्व होने के बाद 280 दिनों के बाद भी पैदा हुआ है। मतलब क्या है भाई, जब कंज्यूमेशन के बाद, आई मीन टू से, कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी है कंज्यूमेशन होने के बाद भी 280 दिन एक आपने लिमिटेशन पीरियड लगा दिया कि प्रिजम्पशन लेने के लिए।
अगर चाइल्ड 280 दिनों के बाद पैदा हो रहा है तो अब हमारे पास ये वाली प्रिजम्पशन अवेलेबल नहीं है। बट मोदी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बुक क्या कह रही है कि इवन द चाइल्ड कैन बोर्न आफ्टर द 280 डेज ऑल्सो। तो फिर आप ये प्रिजम्पशन आप नहीं ले सकते। तो ये क्या हो गया, एक लेक्यूना हो गया जो पहले एविडेंस एक्ट में था और अभी भी ये है। जो भी ये चेंज हो होके बीएसए आ गया तो इसमें कुछ लूप होल्स हैं इस सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन में, जिसको कवर करना था बट लेजिस्लेचर ने कवर नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि चाइल्ड जो 280 दिनों के बाद पैदा हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको उसके बारे में लिखना था। और सेकंड पॉइंट क्या था कि जो आप बता रहे हो असेस, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, असेस की बात कर रहे हैं कि उस पर्सन का असेस नहीं होना चाहिए। तो अभी साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि एक बच्चा टेस्ट ट्यूब से या सरोगेसी से, ठीक है, या अदर स्पर्म बैंक्स वगैरह हैं, कि उससे भी बच्चा पैदा हो सकता है। सो मैन कैन टेक डिफेंस ऑफ नॉन असेस, इस तरीके से। तो आपको इस चीज को भी एक्सप्लेनेशन या डाल के कवर करना था, राइट। बट नहीं किया गया इन चीजों के ऊपर बात। एक इसमें ना काफी एग्जाम्पल्स हैं कि एक केस हुआ था जहाँ पे हस्बैंड ने अपना डिफेंस लिया कि सर आई हैव नो असेस, कि मेरे पास कोई असेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मैं तो उन दिनों काफी, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं कि हस्बैंड कह रहा है कि मैरिज होने के बाद, ठीक है, हम एक महीना साथ रहे। उस एक एक महीने के बाद मेरी वाइफ फॉरेन चली गई, कनाडा चली गई, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं जो ये एक मंथ था, मैं तो उस एक मंथ में तो बीमार रहा था। तो वो कह रही मेरे पास तो असेस नहीं था। तो कोर्ट ने कहा इलनेस पर से कैन नॉट बी टेकन एज द डिफेंस ऑफ नॉन असेस। इट विल हैव टू प्रूव दैट इलनेस वॉज ऑफ सच एन एक्सटेंट, वो इतनी ज्यादा थी कि दैट ही वॉज कंप्लीटली डिसेबल्ड और कंप्लीटली अनेबल टू हैव इंटरकोर्स। कि आप सिर्फ मेयर इलनेस कह के आप बच नहीं सकते, आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि आपकी इलनेस इतने एक्सटेंट की थी कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए आप अनेबल ही थे, आप कर ही नहीं सकते थे, राइट। एक एक केस और था कि जिसमें ये हस्बैंड ने प्रूव कर दिया कि सर जो मेरी वाइफ है, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के साथ चल रहा है, एक इसका कोई पैरामोर है, ठीक है जी। तो और हस्बैंड ने ये भी प्रूव कर दिया कि सर शी हैड सेक्सुअल एक्टिविटीज, शी हैज परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटीज विद द पैरामोर। तो कोर्ट कह रहे हैं भी क्या आपके पास असेस था? हम ये चीज नहीं दिखेंगे, हम ये चीज दिखेंगे कि ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज डिड यू हैव द असेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट वुमेन। इफ यस देन ये प्रिजम्पशन आपकी लगेगी, चाहे आप कितना भी आप प्रूव कर दो कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स पैरामोर के साथ हुआ है, मतलब वाइफ का सेक्सुअल इंटरकोर्स पैरामोर के साथ हुआ है, राइट। तो अभी हमारा इसके ऊपर लास्ट एक टॉपिक है डीएनए के बारे में। कि हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि सर आप मेरा डीएनए करवा लो, कि मैं तो इस जो ये चाइल्ड है ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं। क्या हस्बैंड ये चीज कह सकता है? ठीक है, अगर कह सकता है, बिकॉज डीएनए का जो ये साइंस है, ये मॉडर्न साइंस है, ये पहले कंसेप्ट नहीं था। अगर हम बात करें डीएनए के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिओ ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अगर हम बात करें हर एक डीएनए का पर्सन का, हर पर्सन का डीएनए अलग अलग होता है। ये क्यों होता है? अगर हम बात करें, एक डीएनए के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।
46 क्रोमोसोम में अगर बात करें 23 मेल के होते हैं, 23 फीमेल के होते हैं। ठीक है, तो सो जो ये ईच क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, इनके अंदर, ईच क्रोमोसोम के अंदर 6 बिलियन डुप्लेक्स थ्रेड्स होते हैं। वो क्या बनाते हैं, एक पैटर्न को बनाते हैं। जो ये पैटर्न होता है ये हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। ठीक है जी। तो ये बताया गया कि इट इज कि 2% का डीएनए सेम हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 30 से 300 बिलियन। ठीक है जी, 2% का सेम डीएनए हो सकता है इन द पॉपुलेशन ऑफ 30 बिलियन से लेके 300 बिलियन। बट आयरनिकली हमारे वर्ल्ड की अभी टोटल अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन कितनी है, 8 बिलियन। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए 2% का सेम नहीं हो सकता, राइट। एज ए मॉडर्न साइंस हम ये कह सकते हैं कि 2% का डीएनए कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो क्यों हम इसे अलाउ नहीं करते, क्यों हम उस जो फादर है, जो उस पर्सन का चाइल्ड भी नहीं है, तो उससे हम क्यों फोर्स कर रहे हैं कि आप उस चाइल्ड को उसकी आप नर्चर करो या आप अपब्रिंगिंग करो। तो दो इश्यूज उठते हैं। अगर मैं डीएनए के कंसेप्ट को डिवाइड करूं तो दो इश्यूज उठते हैं। फर्स्ट इशू ये है कि आपने डीएनए टेस्ट लेना है या नहीं लेना, लेना है या नहीं लेना। सेकेंड इशू ये उठता है कि इसकी अगर आपने ले लिया तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है जी, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे अर्लियर व्यू एंड मॉडर्न व्यू। इस इशू के ऊपर कोर्ट अब एडमेंट है, इसका एक ही व्यू है अर्लियर या अगर मैं मॉडर्न की बात करूं। इन द केसेस ऑफ गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, या नंदलाल बाड़विक वर्सेस लता नंदलाल बाड़विक 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने यही बताया था कि जहां पे हमने डीएनए टेस्ट को एज अ रूटीन मैटर में हमने अलाउड नहीं करना। हमने देखना है कि क्या अगर दूसरे एविडेंसेस हैं, क्या अगर एमिनेंट नीड है, हमने सिर्फ तभी ही डीएनए टेस्ट को अलाउ करना है, अदरवाइज हमने डीएनए टेस्ट को अलाउ नहीं करना। अगर हम बात करें एविडेंशियरी वैल्यू की कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर काफी देर से अपोजिट व्यूज कोर्ट्स के आते रहे थे। इन द केस ऑफ पोशीराम वर्सेस कांति देवी वर्सेस पोशीराम, उसमें बताया गया था कि इट इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ, it cannot negate the presumption of section 112 of the Indian Evidence Act, which is now section 116। कांति देवी वर्सेस पोशीराम जो अर्लियर व्यू था, जो अर्लियर व्यू था, उन्होंने बताया था कि जो ये डीएनए है, डीएनए इज अ मेडिकल साइंस, इट इज द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। तो हमने बात की थी कि जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं उनकी वैल्यू क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, कोरोबरेटिव। तो आपको कभी भी डीएनए टेस्ट को आप सब्सटेंटिव वैल्यू आप उसकी अब नहीं दे सकते, राइट। बट जहां तक हम बात करें कि डीएनए डीएनए इज अ वेरी डेवलप्ड और द मॉडर्न साइंस, राइट। तो अर्लियर व्यू ये था। बीच में लेटर एक व्यू आया नंदलाल अबाडविक वर्सेस लता नंदलाल अबाडविक में, उन्होंने बताया था कि उन्होंने सेम चीज बताई कि सर जो डीएनए है, डीएनए इज अ मॉडर्न एंड डेवलप्ड साइंस। कि आप जैसे मैंने बात की भी, वो 2% का सेम हो ही नहीं सकता। सो इन्होंने कहा था कि आप डीएनए results will prevail over the conclusive proof of the section 112 of the Indian Evidence Act, which is now 116 of the BSA। कि डीएनए का
डीएनए टेस्ट प्रिवेल करेगा ओवर द कंक्लूसिव प्रूफ। ये था नंदलाल बाड़वी का केस। उसके बाद जो करंट सिचुएशन है वो क्या है? इन द केसेस ऑफ पट्टूराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2019, या अपर्णा अजिंक्या वर्सेस अरुण अजिंक्या फिरोदिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने सारे डीएनए जो लॉ था उसको कंक्लूड करते हुए बताया कि जो डीएनए टेस्ट है, नो डाउट इट इज द वेल डेवलप्ड साइंस, बट हमने सेक्शन 116 के जो बीएसए की जो एक ऑब्जेक्टिव है, हमने उसको नहीं भूलना है। उसका क्या मोटिव था कि हमने सोसाइटल इंटरेस्ट को देखना है। सेक्शन 116 ये कहते भी हमें पता है कि जो उस पर्सन के साथ धक्का हो रहा है, जो फादर है उसके साथ धक्का हो रहा है, बट बात यह है कि हमने चाइल्ड के इंटरेस्ट को सेव करना है, हमने सोसाइटी के इंटरेस्ट को सेव करना है। सो इन्होंने कहा कि सेक्शन 116 ऑफ द बीएसए विल प्रिवेल ओवर द डीएनए टेस्ट। और सेकंड पॉइंट तो उन्होंने वही बताया भी लेना है या नहीं लेना, कि आपने रूटीन मैटर्स में नहीं लेना जहां आपके पास एमिनेंट नीड अराइज हो, कि जब जहां हमारे पास पहले अदर एविडेंसेस हैं, कि आप फर्स्ट गो में ये नहीं कहोगे भी आप मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर आपके पास अदर एविडेंसेस हैं कि आप अप्रूव कर सकते हो कि आप कोई असेस वगैरह नहीं था, तब आप डीएनए टेस्ट मांग सकते हो, अदरवाइज आप डीएनए टेस्ट कोर्ट अलाउड नहीं करेगा। राइट। सो इन्होंने तीसरी बात बताई, इन्होंने ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि हाँ जी हम वी कैन इंटरलिंक की उस पर्सन के साथ धक्का हो रहा है, बट इन्होंने कहा कि वी आर द जुडिशरी। जुडिशरी का काम जुडिशियल ओवररीच करना नहीं होता। एक जुडिशरी के पास जुडिशियल अरेस्टेंट लगा होता है, नो डाउट वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर सकता है, पर जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर लीगल प्रोविजन है, अगर वो हमें किसी चीज को मना कर रहा है, तो वहां पे जुडिशरी अपनी 142 की पावर यूज करते हुए उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। अगर वो ओवरराइड करती है उसको हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, विच इज नॉट अलाउड। तो इन्होंने कहा कि इट इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर टू कंसीडर सच एस्पेक्ट, कि वो डीएनए वाला एस्पेक्ट को भी ले आए, इनकॉर्पोरेट कर दे, और इसके अंदर इंसर्ट कर दे सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में। बट जब हमने देखा कि जब बीएसए आया, एक नया लॉ आया, तो हमने देखा कि सेक्शन 116 में कोई चेंज नहीं किया गया। जो लूप होल्स थे, जहां पे हमने बात किया कि 280 280 डेज के बाद जो चीज आ रही है, ठीक है, अगर उसके बाद बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे सेक्शन 160 की प्रिजम्पशन में। सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर आपके पास अगर अगर कोई सेकंड पॉइंट था डीएनए वाला, कि यहाँ पे अगर हमारा डीएनए अभी मॉडर्न साइंस हो चुकी है, तो आप इसको अलाउ आपको कर देना चाहिए। कि अगर आप इसको अलाउ नहीं कर रहे, तो वो जो फादर है वो, अगर वो अभी उस पर्सन को, उसी वो चाइल्ड को कोर्ट में लेके आ रहा है, कि उसको वो कह रहा है कि ही इज नॉट माई लेजिटिमेट चाइल्ड, राइट, तो वो आगे भी उस चाइल्ड को अपब्रिंग नहीं करेगा। सो इसमें दोनों पार्टीज का नुकसान होगा। सो कोर्ट को, सो लेजिस्लेचर को इस चीज को कंसीडर करना था, जो इन्होंने नहीं किया। तो इसमें हमारा सारा लो यही था। तो आप देख सकते हो कि इसमें पट्टू राजन ने या अपर्णा जिंकिया ने बैलेंस कर दिया नंदलाल बाड़वी को। उन्होंने उनकी बात को भी रख लिया भी हाँ जी आप ठीक भी कह रहे हो, बट उन्होंने सेक्शन 116 को भी प्रिवेल करवा दिए। तो आप कह सकते हो कि उन्होंने कहा था कि अनटिल लेजिस्लेचर स्टेप्स इन एंड अमेंड्स सेक्शन 116, ठीक है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। सो दिस इज अ लॉ ऑन द लेजिटिमेसी, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी के ऊपर सेक्शन 116। Now we have covered all the three aspects of the presumptions: may, shall, and conclusive proof. In the next lecture, we will go with the further sections. Thank you very much.